अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं 3 तस्वीरों के साथ। तीनों अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामीबिया पहुंचे तब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों से, गाजे बाजे से। प्रधानमंत्री खुद ढोल बजाने लगे। प्रधानमंत्री नामीबिया में मौजूद और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ब्राजील में मौजूद थे। इस तस्वीर के उलट अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। यह तस्वीर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में देखिए, शिंदे के विधायक ने एक शख्स को, एक रेस्टोरेंट मालिक को बुरी तरह पीटा है, घूसों से मारा है। आप देख रहे हैं शिवसेना के विधायक हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, दाल ठीक नहीं लगी तो एक थप्पड़ मारा, एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और फिर सीधे देखिए, सीधे मुक्का मारा है मुंह पर और वो गिर गया। ये पूरी खबर आपको बताऊंगा कि आखिर शिंदे के विधायक ने क्यों ये गुंडागर्दी की है और राज ठाकरे का क्या फरमान है। लेकिन देखिए, हूती ने एक जहाज बंधक बना लिया है और जहाज को विस्फोट लगाकर उड़ा दिया है। पूरा जहाज पानी में समा गया। देखिए कार्गो शिप। पानी के अंदर समा गया। ये कार्गो शिप था। हूतियों ने इस पर अटैक किया। हूतियों ने हमला करने के बाद देखिए पूरा ये कार्गो शिप समंदर के अंदर समा गया। मेडे मेडे चिल्ला रहा है जो जहाज में मौजूद था। उसने कहा बचाइए बचाइए। तब तक हूती के लड़ाकों ने देखिए कब्जा कर लिया था। बंदूक लेकर अंदर घुस चुके थे। पहले से फायरिंग हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। अंदर हूती के लड़ाके पहुंचे। उसके बाद इसमें बॉम्ब प्लांट किया है, बॉम्ब लगाया है और उसके बाद यहां से जीत का ऐलान किया है। फिर यहां से अपनी बोट पर सवार होकर निकल गए और इसे धमाके से उड़ा दिया और पूरा जहाज समंदर के अंदर। तो ग्रीस का शिप बताया जाता है। बहरहाल, अब बात आज की पहली और बड़ी खबर की। 100 करोड़ के साम्राज्य पर बुलडोजर। झांगुर बाबा का जो 100 करोड़ का साम्राज्य था उस पर आज भी बुलडोजर चलता रहा। और देखिए 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर बाबा ने लगाए उस कोठी को गिराने के लिए, जिसको गिराने की शुरुआत कल हुई थी। 1 2 3 चौथा बुलडोजर, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां, 9वां बुलडोजर, 10 11 और 12 13 बुलडोजर लगाए गए इस लहीम शहीम कोठी को गिराने के लिए। अब देखिए जरा, बाबा झांगुर ने
घोड़ा विदेशी पाल रखा था। न सिर्फ घोड़ा बल्कि महंगा कुत्ता जर्मन शेपर्ड भी, कई कुत्ते इस तरह के पाले थे। ये झांगुर बाबा का घोड़ा और कुत्ते हैं। झांगुर बाबा ने कितना पैसा जमा किया इस बिल्डिंग से अंदाजा लगाइए। एक कोठी वो देखिए आपने, ये झांगुर बाबा के मैनेजर की कोठी बताई जा रही है। मैनेजर फरार है। ये जो आप देख रहे हैं बड़े इलाके में ये पूरी कोठी बनवाई है, ये उनका मैनेजर है जो झांगुर बाबा का सारा काम देखता था। और बाबा की पुलिस जो है, योगी की पुलिस जो है, अब वो एक्शन ले रही है हर ठिकाने पर। झांगुर बाबा ने जहां जहां जो जो संपत्ति बनाई हुई है, बताया जाता है 100 करोड़ का साम्राज्य। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। योगी ने ऐलान भी किया और ताबड़तोड़ एक्शन भी। धर्मांतरण के खेल से जिस झांगुर बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया था, पैसे और रसूख के दम पर जो कानून को मजाक समझता था और काली कमाई से उत्तर प्रदेश में करोड़ों की कोठी बना रखी थी। कोठी भी ऐसी कि उसमें मार्बल से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ विदेशी और करोड़ों के लगे थे। घर के अंदर लाखों का पावर हाउस बना रखा था और घर के ऊपर हाईटेक सोलर पैनल। शौक ऐसा कि लाखों के जर्मन शेफर्ड और करोड़ों के घोड़े पाल रखे थे। बाबा को गुमान था कि पैसे और नेटवर्क के दम पर वो सल्तनत चलाता रहेगा और उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन योगी का बुलडोजर गरज रहा है, एक एक कर उसके सारे गुमान टूट रहे हैं और उसके करोड़ों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहे हैं। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। आइए अब आपको झांगुर बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य में क्या क्या था, क्या क्या इकट्ठा कर रखा था, जिस पर अब योगी का बुलडोजर पहुंचा है। आरोप बहुत संगीन है। ये आप देख रहे हैं, योगी का एक्शन हुआ तो झांगुर का काला साम्राज्य सामने आने लगा। धर्मांतरण से 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बनाया और फैलाया। उसकी धर्मांतरण की फैक्ट्री में बलरामपुर में बनी आलीशान कोठी भी है। 12 करोड़ रुपए की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल बना रखे थे। महलनुमा कोठी में करोड़ों के हाईटेक और विदेशी सामान थे। झांगुर बाबा को विदेशी नस्ल के जानवरों का बहुत शौक था। झांगुर बाबा ने यहां 6 खास जर्मन शेपर्ड कुत्ते पाल रखे थे। एक जर्मन शेपर्ड कुत्ते की कीमत समझिए करीब 50 से 60 हजार रुपए होती है। ऐसे 6 थे। बाबा की कोठी में कई बुलडॉग रखने की भी खबर है। एक बुलडॉग की कीमत 60 से 80 हजार रुपए हो सकती है। और इस तरह 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रेन डॉग्स थे, ताकि कोई उनकी कोठी तक आने की हिम्मत न कर सके। झांगुर बाबा ने विदेशी नस्ल के घोड़े भी पाल रखे थे। योगी के एक्शन से पहले उसके गैंग ने कई घोड़े गायब कर दिए। प्रशासन को कार्रवाई के दौरान एक सफेद रंग का घोड़ा मिला, लेकिन बताया यह जाता है कि ऐसे 8 से 10 विदेशी घोड़े थे इस कोठी में। इन घोड़ों की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बताई जाती है, यानी करीब 10 करोड़ रुपए के सिर्फ घोड़े मौजूद थे। यहाँ कोठी में विदेशी मार्बल से खास अस्तबल बनाया गया था। इस अस्तबल की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, यानी जहां घोड़ों को रखा जा रहा है वही 50 लाख में बना था। 15 बाय 15 फीट के संगमरमर के टाइल्स लगा किचन था, यानी जितना बड़ा किसी कोठी का बेडरूम होता है उतना झांगुर बाबा ने कोठी का किचन बना रखा था। किचन के बराबर आकार का एक मिनी पावर हाउस बना रखा था। करीब 50 लाख की कीमत से दर्जनों इन्वर्टर यहां लगे थे। झांगुर बाबा के बाथरूम में विदेशी ब्रांड के सामान मिले हैं और बाथरूम में इन सामान के साथ साथ पुलिस जांच कर रही है और क्या चीजें इस घर में मौजूद थी। ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा और योगी आदित्यनाथ। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में
लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। अब देखिए, छांगुर ने सारा साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन उसके पार्टनर इन क्राइम कौन कौन थे, यानी उसके अपराध में कौन कौन से लोग शामिल थे। ये जिस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम नसरीन है, पहले इनका नाम नीतू था। अगली तस्वीर देखिए, इनका धर्मांतरण कराया खुद झांगुर बाबा ने। यह बाकायदा उसका एफिडेविट है कि कैसे जमालुद्दीन पुत्र घनश्याम रोहरा, नीतू नवीन रोहरा, यानी नीतू जो थी वो कैसे नसरीन बनी, ये उसका हलफनामा है। लेकिन नसरीन के जरिए ही झांगुर बाबा ने अपने पूरे रैकेट को फैलाया है। नसरीन कैसे पहला पायदान थी, ये नसरीन जिन्हें आप देख रहे हैं। झांगुर बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, उसमें उसकी बड़ी राजदार और साथी रही नसरीन। बलरामपुर की नसरीन पहले नीतू नवीन रोहरा थी। झांगुर बाबा के संपर्क में आकर मुंबई और दुबई पहुंची। 2015 में अपने पति के साथ उसने धर्मांतरण कर लिया। झांगुर बाबा ने नीतू को नया नाम और बड़ा काम दे दिया। पहले झांगुर बाबा ने उसे धर्मांतरण गैंग का सदस्य बनाया। अपने काम से जल्दी उसने झांगुर का भरोसा जीत लिया। वो गरीब हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, मदद का झांसा देती, फिर उन्हें पीर बाबा यानी झांगुर बाबा से मिलवाती थी। खुद का उदाहरण देकर कहती कि मुस्लिम बनने से जिंदगी बदल गई है, मुस्लिम बनोगे तो झांगुर बाबा तुम्हारे साथ भी चमत्कार कर देंगे। इस तरह दर्जनों लड़कियों को उसने धर्मांतरण के जाल में फंसाया। नसरीन इतना बड़ा रैकेट चलाने लगी कि बाबा विदेश भेजने लगे। 2014 से 2019 तक झांगुर बाबा ने उसे 19 बार दुबई भेजा। धर्मांतरण के साथ नसरीन विदेशी फंडिंग के नेटवर्क से जुड़ी और 5 साल में उसके लिए 40 से ज्यादा देशों की यात्रा की। झांगुर बाबा नसरीन को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखता था। बलरामपुर में करोड़ों की कोठी उसने नसरीन के नाम कर दी थी। करोड़ों की विदेशी फंडिंग भी नसरीन के अकाउंट में ही होती थी। यहां तक कि जब योगी की पुलिस ने झांगुर बाबा को अरेस्ट किया तो नसरीन 70 दिन से उसके साथ होटल में ही रह रही थी। अब आइए आपको बताऊं कि झांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नसरीन, लेकिन मैनेजर उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है, दावा किया जाता है झांगुर बाबा का मैनेजर है, मोहम्मद अहमद नाम है। और मोहम्मद अहमद की लंबी चौड़ी कोठी शुरू में मैंने आपको दिखाई और मोहम्मद अहमद की कोठी तक हमारे सहयोगी पहुंचे। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद अहमद का यह घर है और यह बड़ा सा जो घर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये इस घर के बीच में खाली सी ज़मीन है। ये जो ज़मीन है, कहा जा रहा है कि जब झांगुर बाबा जब धर्मांतरण में जब सफल रहा, जब उसके पास पैसे आने लगे और जो इसका जो फंड मैनेजर था मोहम्मद अहमद, जब झांगुर बाबा के संपर्क में आया, उसको भी जब पैसे मिलने लगे तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपने घर को भी मजबूत किया। और कहा जा रहा था यहाँ एक मंदिर थी, उस मंदिर को भी, इस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन मंदिर थी, उस मंदिर को भी तोड़ के अपने इस हाथे में मिला लिया है। तो जो ये झांगुर बाबा है, सिर्फ धर्मांतरण का ही नहीं खेल करता था, उसके जो लोग होते थे वह भी अगर उनको कुछ मिलता था तो उन जमीनों को भी कब्जा करते थे, साथ ही मंदिरों को भी कब्जा करते थे। तो इस तरह की बात सामने आई है। अरे भैया 100% गलत है। बाई गॉड, बाई बाइबिल, बाई कुरान, बिल्कुल टोटली गलत है। ये सब गलत अफवाहें छोड़ी गई हैं और ये सब यूट्यूब पे फैलाया गया है चैनल पे। ये सब रंग है। 200-300 वर्ष पहले आप कोई देखा दीजिए, पुराना घर वहीं था, बच्चे पैदा होते थे, आप जो अड्डा के मर जाते थे तो उसे छोड़ के सामने वाले जमीन पे बना लिया। मतलब अशुभ टाइप वो जगह थी, अशुभ टाइप की जगह थे, बदल दिए। तो झांगुर के जो मैनेजर हैं, उनके पिता को आप सुन रहे थे जो इन आरोपों को झुठला रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी एटीएस को झांगुर और नसरीन की रिमांड मिल गई है। एटीएस को 7 दिन की रिमांड मिली है। नीतू उर्फ नसरीन के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी एटीएस। 100 करोड़ की मनी ट्रेल के बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि पैसा कहां से आया, क्या एटीएस के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे
बैंक स्टेटमेंट मौजूद हैं जिसमें मनी ट्रेल है, उन सबको सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत दर्दनाक खबर है, गुजरात से आई है। एक पुल टूटा और 10 लोगों की जान चली गई। पहली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये जो आप लंबा चौड़ा पुल देख रहे हैं, ये वडोदरा का पुल है। नदी पर बना था पुल। नदी पर पुल बनाना मुश्किल काम है। जब पुल बनता है तो पानी को रोका जाता है, तब सालों में पुल तैयार होता है, लेकिन पुल तो बन गया। पुल बनने के बाद देखिए जरा, ये पुल यहां से टूट गया। ये पुल यहां से टूटा और गाड़ियां नीचे गिर गई एक एक करके। ये देखिए जरा, पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पुल बीच से टूटा है और जो गाड़ियां गुजर रही थी वो सीधे पानी के अंदर। 5 गाड़ियां जलमग्न हो गई, पानी में समा गई। सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा जिस वक्त यहां से गाड़ी जा रही है और अचानक पुल भरभरा कर गिरा और एक एक कर, एक के पीछे एक आ रही सभी गाड़ियां पानी में समाती चली गई। जो लोग गाड़ियों में बैठे थे उनका हाल सोचिए। 10 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए, ये जो टैंकर आप देख रहे हैं ये पुल पर अटक गया है। ये ऑयल टैंकर है जो पुल के ऊपर आप देखिए अटक गया है। आगे की जो गाड़ियां थी वो नीचे समा गई हैं और सिर्फ ये टैंकर लटका रह गया। दहला देने वाला ये हादसा है। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए उस वक्त क्या मंजर और हालात रहा होगा जब अचानक पुल के पिलर्स पानी में गिरे, उसके बाद गाड़ियां एक एक कर गिरती रहीं और ये टैंकर हवा में लटका है इस तरह से। उसके बाद देखिए जो गाड़ियां पड़ी हैं, एक गाड़ी आपको ये पलटी नजर आ रही पुल में। उसके बाद लोग पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए। एक गाड़ी ये दिखाई दे रही है आपको, एक गाड़ी ये दिखाई दे रही है और एक ये नजर आ रहा है। ये देखिए 5 गाड़ियां गिरी हैं। पहली आप ये देख रहे हैं गाड़ी पलटी है, दूसरी वो आपको नजर आ रही है, तीसरी देखिए एक वो जिसपे लोग खड़े हैं, 4 और 5, ये 5 गाड़ियां एक साथ आकर एक के पीछे एक ऑटो भी आपको नजर आ रहा है। उधर दूसरी गाड़ी, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। ये 5 गाड़ियां पानी में गिरी। उसके बाद देखिए मौके पर लोग पहुंचे, चीख पुकार मची है। चीख पुकार मची तो बचाने वाले लोग पहुंचे, स्थानीय लोग पहुंचे, रेस्क्यू की टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन पहुंचा। और आइए आपको दिखाऊं कि वहां जो वाहन फंसे से उनको निकालने की कोशिशें शुरू हुई उसके बाद, क्योंकि इस वाहन में लोग थे। ट्रक पूरा उल्टा हो गया, देखिए पूरा उल्टा ट्रक पड़ा है और इन गाड़ियों में सवार 10 लोगों की जान चली गई। अब आइए आपको बताऊं, पूरा सीन बनाकर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हादसा हुआ, कैसे यह हादसा हुआ, किस वक्त यह हादसा हुआ, कितना पुराना यह पुल है। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पुल आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां आ रही थी, एक गाड़ी निकली, दूसरी आते ही पुल टूटा पानी में, तीसरी पानी में, चौथी पानी में, 5 गाड़ियां पानी में गिरी और यह टैंकर आकर लटक गया। वडोदरा में एक पुल पर 10 गाड़ियां जा रही थी। अचानक सुबह 7:30 बजे यह पुल टूटा है। 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा समेत 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं, जबकि एक टैंकर टूटे पुल के सिरे पर फंसकर लटक गया। रेस्क्यू टीम और आसपास के लोग तुरंत बचाने के लिए आए। 8 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 10 की हादसे में मौत हो गई। महीसागर नदी पर बना गंभीरा पुल वडोदरा को आनंद से जोड़ता है और गंभीरा पुल के टूटने से गुजरात के करीब 100 गांवों पर असर पड़ेगा, क्योंकि 40 साल पुराना यह पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफी वक्त से यह पुल जर्जर था। भारी गाड़ियों के गुजरने पर पुल हिलने तक लगता था और इसे लेकर लगातार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन ना इसकी मरम्मत हुई, ना ही कोई एक्शन लिया गया। तो क्या प्रशासनिक लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है? स्थानीय बीजेपी विधायक चैतन्य सिंह ने नए पुल की सिफारिश भी कर दी थी। 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल को मंजूरी मिल गई थी। फिर इस पुल को बंद कर उसे बनाने में तेजी क्यों नहीं लाई गई, सवाल यह है। और इन 10 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये ब्रिज जो है
उसके खिलाफ जिला परिषद के एक एक्स मेंबर से लेके काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था, इसके बेरिंग बदल दिए, इसके जॉइंट्स जंपर आते हैं वो चेंज कर दिए। माने अगर आपने इसको रिनोवेट किया था अभी अभी, बहुत बड़ा इसके ऊपर खर्चा किया था, तो फिर ब्रिज गिरा क्यों? और जब आपने रिनोवेट किया था तो क्या आपने देखा नहीं था कि गिर सकता है? ब्रिज में जो दुर्घटना बनी है, 9 शव बरामद कर लिए गए हैं और 6 लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सुबह ही एक उच्च समिति को घटना स्थल पर भेज दिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग की एक टीम अन्य टीमों को वहां जाकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पिछले दिनों मध्य प्रदेश से भी ऐसे पुल की तस्वीरें सामने आई थी जो डरा देने वाली। ये मध्य प्रदेश का एक पुल है, देखिए 90 डिग्री पर बना है, 90 डिग्री का मोड़ है। सोचिए कोई गाड़ी से आ रहा है, वो आखिर कैसे मुड़ेगा? 90 डिग्री का मोड़ आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं कर देखिए, ये 90 डिग्री का मोड़ है, सामने से गाड़ी आएगी, कैसे घूमेगी? हादसों का पुल बना दिया था। इस पुल पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार एक्शन में आई। अब इस पुल को बनाने वालों पर एक्शन, और साथ ही साथ पुल का जो कर्व है 90 डिग्री का मोड़, उसे ठीक किया जा रहा है। अब देखिए जरा, मध्य प्रदेश का नागिन पुल जो हादसों का घर बन गया है, गाड़ी जा रही है, देखिए हादसा हुआ इसी पुल पर, कैसे कर्व है उसमें यह हादसा हुआ। तो सवाल ये, कौन से और कैसे इंजीनियर है ये बनाने वाले ऐसा पुल? उन पर कड़े एक्शन की जरूरत है। आम लोगों की जिंदगी से ऐसे लोग खिलवाड़ करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, पप्पू कन्हैया की सरेआम बेइज्जती हुई, जो शायद इन्हें भी उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। दरअसल आज बिहार बंद की कॉल थी, और बिहार बंद की कॉल दी गई थी इंडी गठबंधन की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज रथ पर सवार थे। लेकिन इतना नहीं था। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रथ पर राहुल और तेजस्वी थे, लेकिन कुछ और नेता थे जो रथ पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि तेजस्वी चाहते नहीं थे वो चढ़े। देखिए, ये कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आपने टीवी पर देखा होगा, गरजते हुए बोलते हुए कन्हैया चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, रोक दिए गए। देखिए, ये चढ़ रहे थे उसी रथ पर जिस पर राहुल तेजस्वी सवार थे, इनको एंट्री नहीं मिली, हाथ देकर उतार दिया गया। बाकी इनसे छोटे स्तर के जो नेता थे वो भी चढ़ गए एक एक करके रथ पर, लेकिन ये नहीं चढ़ पाए। ये देखिए, एक नेता चढ़ गए, उन्हें जाने दिया, कन्हैया को हाथ लगाकर रोका गया, आपको नहीं चढ़ना है। कांग्रेस और आरजेडी का ये प्रदर्शन था, उसके बावजूद कन्हैया को एंट्री नहीं मिली। और अकेले कन्हैया नहीं, तेजस्वी ने जिसको चाहा उसको एंट्री नहीं मिली। कन्हैया को तेजस्वी पसंद नहीं करते तो चढ़ने नहीं दिए गए। अगला देखिए, एक और बड़े नेता जिनको जोरदार तरीके से बोलते आपने देखा होगा, पप्पू यादव, वो भी चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी पहले से ऊपर थे तो इन्हें भी चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, कोई पीछे से शर्ट पकड़ रहा, उनकी पीछे से शर्ट पकड़कर खींच रहा कि उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाएगा। सोचिए, इस रथ पर इनके नेता राहुल गांधी मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते थे। क्या इसलिए पप्पू यादव रथ पर नहीं चढ़ पाए? पटना में गठबंधन के कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव की सरेआम बेइज्जती हो गई। पप्पू यादव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी मंच से उतार दिया गया। राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव और कन्हैया का यह हाल हुआ। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी वोटर कार्ड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन गठबंधन में किसकी ज्यादा चलती है, इन तस्वीरों ने साफ कर दिया।
ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में लालू तेजस्वी के आगे कांग्रेस कितनी मजबूत है। पप्पू और कन्हैया पर लालू पहले ही वीटो कर चुके हैं, तब भी कांग्रेस देखती रह गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए जरा क्या हुआ पप्पू यादव के साथ। आप भी सोच रहे होंगे आखिर पप्पू से क्या दुश्मनी है, पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पप्पू चाह रहे थे, बड़े अरमान लेकर चाह रहे थे चढ़ जाऊं इसी रथ पर, 2 में 3 मैं भी हो जाऊंगा। लेकिन क्या किसी ने इशारा किया? लालू विरोधियों के मुताबिक लालू को पप्पू यादव से डर है। पप्पू तेजस्वी की सियासत के लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं। 2024 चुनाव में आपको याद होगा पप्पू यादव को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने वाली थी। पूर्णिया से पप्पू यादव को पार्टी का टिकट देने वाली थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया था। पप्पू यादव ने खुद लालू के घर जाकर मुलाकात भी की थी, वो भी तस्वीरें आपको याद होंगी। इससे उम्मीद बढ़ी थी कि लालू पप्पू यादव पर मान जाएंगे, लेकिन लालू तेजस्वी ने यहां उम्मीदवार उतार दिया और दावा है कि कांग्रेस को बिना बताए लालू ने अपना उम्मीदवार पूर्णिया में उतार दिया। जेडीयू छोड़ आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दिया गया और इसके बाद कांग्रेस भी पप्पू यादव को टिकट दे नहीं सकी। ऐसे खराब स्थिति हो गई थी पप्पू की। तब तेजस्वी ने खुद पूर्णिया में पप्पू के खिलाफ वोट मांगा था। आरजेडी के 40 विधायकों ने यहां पप्पू के खिलाफ प्रचार किया था। तेजस्वी ने आरजेडी नहीं तो कहा था विपक्षी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। यानी तेजस्वी ने कहा था या तो उनकी पार्टी को उम्मीदवार दो, वोट दो, या फिर बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। पप्पू यादव को वोट ना देने की अपील भी की। इतने विरोध के बावजूद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। पप्पू यादव शुरू में लालू के बेहद करीबी थे। आरजेडी टिकट पर कई बार पप्पू यादव सांसद भी बने, लेकिन बाद में दोनों परिवारों में स्थिति बिगड़ती चली गई और इसके पीछे सियासत में बेटे बेटी को सेट करना वजह माना जाता है। तो अकेले पप्पू यादव नहीं थे जिन्हें रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव के अलावा राहुल के करीबी, राहुल की यात्रा में साथ साथ पीछे पीछे घूमने वाले कन्हैया कुमार भी थे। तो आखिर कन्हैया को चढ़ने से किसने रोका? कन्हैया कुमार को भी लालू यादव पसंद नहीं करते। लालू तो कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करने का भी विरोध कर चुके हैं। 2019 में कन्हैया ने सीपीआई टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा। आरजेडी ने तब यह सीट सीपीआई को देने से इनकार कर दिया था। गठबंधन दलों की अपील के बावजूद आरजेडी ने यहां उम्मीदवार उतारा। तब गिरिराज सिंह ने कन्हैया का विरोध किया, कन्हैया के खिलाफ लड़े और आरजेडी उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिले थे उस दौरान। 2024 में कांग्रेस कन्हैया को बेगूसराय से लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू ने एक बार फिर वीटो कर दिया कि नहीं मिलेगा टिकट। वीटो के बाद कन्हैया को दिल्ली से मैदान में उतारा गया था। बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ उतरे थे कन्हैया। चुनाव में कन्हैया को करारी हार मिली थी। लालू विरोध की वजह से कन्हैया, कांग्रेस को बिहार से टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कन्हैया को नहीं दिया टिकट। लालू विरोधियों के मुताबिक कन्हैया कुमार बेहतरीन वक्ता है। लालू इसे तेजस्वी के लिए चुनौती मानते हैं और इसी वजह से कन्हैया को भी मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। ये इसके पीछे वजह। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। चूंकि प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा। कन्हैया जी ने हो सकता है कि सूचना नहीं दी होगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मैं भी इस कार्यक्रम में रहूंगा, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल होता है। कई बार हम लोग भी होते हैं तो स्टेज से नीचे रहते हैं। हम लोग भी तो आज इस प्रोटेस्ट में थे, हम भी ये बोले कि हमको भी वैन पे होना चाहिए था। तो ये कोई बात नहीं होती है कि वो जो बस से उतार दिए गए वो तेजस्वी यादव के निर्देश के अनुसार, तेजस्वी यादव के पहले ही आदेश था कि उनको बस पर नहीं चढ़ने देना है। तब तो उनको धक्का मार के निकाले। आप देखिए वो पूरा फुटेज देखिए, आप फुटेज देखिएगा तो राहुल गांधी बार बार अध्यक्ष को बाहर आगे कर रहे हैं, अध्यक्ष उनके पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप देखते होंगे कि अगर 10 आदमी को बैठाना तो हम लोग 25 आदमी का गाड़ी तय करते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी कोई मैटर नहीं है। अब देखिए जरा आखिर बिहार में हो क्यों रहा था, पप्पू क्यों सड़क पर थे। एक तस्वीर देखिए। बिहार में दरअसल बंद बुलाया गया था। वोटरों का जो रजिस्ट्रेशन को लेकर बवाल चल रहा है, उसको लेकर यह बंद था। पप्पू यादव खुद इस प्रदर्शन में शामिल थे। देखिए आगे आगे झंडा लेकर चल रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के रथ में बैठने की जगह नहीं मिली। अगली तस्वीर देखिए। दरभंगा में भी, बिहार के दरभंगा में भी प्रदर्शन हो रहा था। पूरे बिहार में
इंडी गठबंधन ने बंद बुलाया था। आज पूरा मनेर बंद रहेगा, मनेर विधानसभा बंद रहेगा। आज बिहार बंद रहेगा, आज पूरा मनेर बंद रहेगा, मनेर विधानसभा बंद रहेगा। अगली तस्वीर देखिए, जहानाबाद की दिखा रहा हूं। जहानाबाद में ट्रेन रोकी गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकी। अत्याचार करना बंद करो, देखिए, ये आप देख रहे हैं रेल की पटरी पर पप्पू यादव खुद मौजूद थे। पप्पू यादव को देखिए ट्रेन रोक रहे थे। पटना की तस्वीरें। आइए अब आपको बताऊं कि इस बंद के पीछे वजह क्या थी, कौन सी वोटर लिस्ट है जिसको लेकर बिहार में बवाल हो रहा है। क्या कहा जा रहा है, बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन का विरोध हो रहा है और इंडी गठबंधन ने इसको लेकर आज बिहार बंद बुलाया। खुद राहुल गांधी पटना में इस बंद में शामिल हुए। चक्का जाम में कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के दल शामिल हुए। विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले को वोट बंदी बताया, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश बताया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर आरोप लगाए, चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस एजेंट की तरह काम कर रहा है। आपका काम बिहार की जनता के वोट की रक्षा करना है। आपका वोट ही नहीं, भविष्य भी चोरी किया जा रहा है, लेकिन हम लोग वोट की चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा चुनाव आयोग आपकी विश्वसनीयता, अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की तैयारी है। पहले ये नाम हटाए जाएंगे, फिर पेंशन, फिर राशन हटाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा यह विपक्ष के लोग षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतना चाहते हैं। वोट देने का अधिकार तो केवल भारत के नागरिकों को है। जो देश के नागरिक नहीं है उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव। आपकी जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे बढ़ने से इस्तेमाल किया जा रहा है और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी चल रही है। आइए अब आपको बताऊं कि क्या कहना है इंडी गठबंधन का बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसे लेकर और चुनाव आयोग इस पर क्या कह रहा है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन से विपक्ष टेंशन में है। राहुल ने महाराष्ट्र में हुई हार का जिक्र किया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार चुनाव को चोरी करने की कोशिश है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी ने जीत दर्ज की। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में महाअघाड़ी हार गई। विधानसभा चुनाव में 10% वोटर बढ़ गए थे और विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए थे। जिन जिन सीटों पर वोटर्स बढ़े वहां बीजेपी जीती, ये कहना है इंडी का। सारे के सारे नए वोट बीजेपी को गए। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव पर बयान दिया। वोटर लिस्ट में कोई भी गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार जो मॉडल है वो पूरे देश पर लागू होगा। अगला नंबर असम और पश्चिम बंगाल का होने जा रहा है। यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। स्क्रीनिंग के जरिए चुनाव आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में ना रहे।
2029 से पहले सभी राज्यों की में स्क्रीनिंग की जाएगी। 2028-29 में 17 राज्यों में चुनाव होने। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। विपक्ष के कई दलों की तरफ से याचिका दी गई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। आज से तो चुनाव आयोग के खिलाफ हम हैं नहीं। आजादी के बाद से आज तक जो वोट प्रोसेस हुआ, वोट डाला गया, क्या वो गलत था? क्या आप जो 6 साल और 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे वो गलत वोट आपने लिया? वो सही नहीं था? फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मुक्की खानी पड़ी है, उससे भी ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की बिहार में होगी, क्योंकि वो जन आधार खो चुके हैं। एक नौवीं फेल के बोलने से और एक बेल पे निकले हुए व्यक्ति के बोलने से अगर आपको लगता है इस देश का चुनाव आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, बाकी संवैधानिक संस्थाएं अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगी, तो ये उनकी सोच हो सकती है, देश की जनता की सोच नहीं है। मताधिकार हमारा हड़पना चाहते हैं, तो मताधिकार जो है मौलिक अधिकार हमारा है, तो मौलिक अधिकार पर इलेक्शन कमीशन से चोट करवाया जा रहा है, तो इसका तो प्रतिकार होगा ना। इसी के प्रतिकार के लिए हम सड़क पर आए हैं, आगे भी बढ़ना पड़ेगा तो जाएगा। 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, अभी बेचारे आंदोलन में लगे। बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। और देश में न सिर्फ बिहार में बंद था सियासी दलों का, देश में बंद था ट्रेड यूनियंस का। ये कोलकाता की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत बंद के मौके पर कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहा था। अरे तोला दिया दुकान चले जावे मोदी अगली तस्वीर देखिए, कोलकाता में हुआ क्या। लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ता बंद के दौरान आपस में भिड़ गए। और न सिर्फ बंगाल बल्कि ओडिशा में देखिए जरा बंद का खासा असर नजर आया। ये आप देख रहे हैं ओडिशा में भी भारत बंद के लिए प्रदर्शन हो रहा था। भुवनेश्वर में तो हालात ये थे कि सड़कों पर लंबा जाम लगा था, सभी ट्रक्स की लंबी कतार लगी थी। ये देख रहे हैं एक तरफ पूरा बंद था और बंद की वजह से ये तस्वीर आपके सामने। और आइए आपको बताऊं कि आखिर भारत बंद क्यों बुलाया गया था, किसने बुलाया था और कितना असर रहा। देश भर में भारत बंद बुलाया गया। 25 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा था। अपनी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने बंद रखा था। पहली मांग 26,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। दूसरी मांग युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी रिक्तियों को तुरंत भरा जाए जो जगह खाली है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए, तीसरी मांग थी। चौथी मांग 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए। पांचवी मांग थी 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी दी जाए। छठी मांग मनरेगा को शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। सातवीं मांग थी अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। आठवीं मांग हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा की जाए।
और नवी मांग स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाओं को मजबूत किया जाए। बिहार, बंगाल सहित कुछ राज्यों में इसका असर भी दिखा। बिहार में विपक्षी दलों ने चक्का जाम का ऐलान किया था। दिल्ली समेत कई राज्यों में बंद का असर नहीं दिखा। दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान में बंद बेअसर रहा। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में भी बंद का ज्यादा असर नहीं देखा गया। व्यापारियों के संगठन कैट ने बंद से खुद को अलग कर लिया था। आइए सुनिए जरा बंद में शामिल लोग क्या कह रहे हैं। एकदम कहाँ हटेंगे, गाड़ी चढ़ा दीजिए, शरीर पर कुचल दीजिए। अरे पुलिस के बड़े लड़े से, जोरों से, गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम लोग कांग्रेस पार्टी पहले गोरों को भगाए हैं, अब यहाँ से देश की सरकार को भगाएंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगा, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट देने का अधिकार तुम्हें छीनने नहीं देंगे। हम लोग का 14 करोड़ आबादी है देश में, बिहार में, और उसने आबादियाँ बढ़े होंगे नौजवान का, और उसने वोटर लिस्ट से हटाने का साजिश चल रहा। तो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मिली हुई है, अब भगत ही जमा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। भाजपा पर गुंडागर्दी आखिर कब तक? एक तस्वीर आई है, देखिए जरा। ये तस्वीर है, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी को बुलाया, उत्तर भारतीय को, और उससे माफी मंगवाई। आज तो आपल्या समोर माफीनामा जाहीर करतोय। माफीनामा जाहीर करते आज के बाद ऐसा कभी सबसे मिलकर रहूंगा। जो माफी मांग रहा है उत्तर भारतीय, उसे लेकर आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भिवंडी के कार्यक्रम। दूसरी तस्वीर देखिए जरा। शिवसेना के विधायक एक रेस्टोरेंट के मालिक की पिटाई कर रहे हैं। पहले उसने दाल को खाया है, खाना खाने गया था विधायक, उसके बाद देखिए थप्पड़ मारे मालिक को। 2 थप्पड़ मारने के बाद फिर मुंह पर घूसा मारा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है विमान हादसे से जुड़ी, फाइटर हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल जगुआर को लेकर जो हादसे हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जगुआर आप देख रहे हैं, जगुआर फाइटर जो आज क्रैश हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चुरू राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, और फाइटर क्रैश हुआ है इस जगह पर। और इस फाइटर के क्रैश होने में 2 पायलट जो मौजूद थे, पायलट और को पायलट, दोनों की मौत हो गई और पूरा फाइटर जलकर खाक हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जब ये गिरा विमान, जब ये फाइटर गिरा, तब उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। ये देख रहे हैं, इसके टुकड़े आप देख रहे हैं। वहां मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा है, और देखिए जगह जगह उसके टुकड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि आखिर ये जगुआर कैसे क्रैश हुआ। इसमें पायलट सवार था, पायलट निकल क्यों नहीं सका आखिर फाइटर से। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर जेट क्रैश हो गया। हादसे में लड़ाकू विमान के पायलट और को पायलट भी शहीद हो गए। जगुआर ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोपहर 12:40 पर चुरू में क्रैश हुआ। दोनों पायलट के शव अलग अलग टुकड़ों में मिले। तकनीकी वजह से दोनों पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाए। फाइटर जेट 2 सीटर था और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। जांच में हादसे की वजह का पता लगाया जाएगा और जांच के लिए घटनास्थल पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। अब सवाल यह है
कि जगुआर आखिर क्यों और कैसे क्रैश हो रहा है, जो एक मजबूत ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। यह जगुआर 1960 के दशक में बनाया गया था जगुआर, और यह 2 इंजन वाला सुपरसोनिक हमला करने वाला विमान है। और ये फाइटर 40 साल से भी ज्यादा समय से इंडियन एयरफोर्स में, एक समय में यह एयरफोर्स का मुख्य विमान था। और जगुआर विमानों के बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी सुरक्षा और इस्तेमाल पर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाइजीरिया जैसे देशों ने इसे हटा दिया है, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी जगुआर का इस्तेमाल कर रहा है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद और डिफेंस एक्सपर्ट। एकदम धुआं गोवा कोई गंदित रहा, और उसमें जो भी मतलब पायलट साहब जो आता एक्सपायर हो गए, उनकी जो बॉडी के पार्ट्स मिले अलग अलग मिले हैं। वैसे म्यान उपलब्ध भी कराया दिया भी है धंधों में, और एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली, साथ में एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली थी। वो एयरफोर्स की डायरी हमने SHO राजेंद्र कमल जी को दे दिया। तो बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पायलट की सूझबूझ, पायलट ने गांव को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास किया था। जगुआर का ऐसा डेंजरस एयरक्राफ्ट नहीं था, उसकी रिकॉर्ड अच्छे थे। हालांकि कुछ क्रैशेस ज़्यादा देखे गए थे, क्योंकि इसकी अब उम्र बहुत हो गई है। ये 60s का जहाज़ है, इंडिया में 1970s में, अर्ली 70s में आ गया था। बर्ड हिट हो सकती है। बर्ड हिट एक बहुत ही जो एक सीरियस चीज़ है, जिसने हमारे बहुत सारे जहाज़ों को ग्रस्त किया हुआ है। बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। बर्ड घुस जाती है इनटेक के अंदर या डायरेक्ट हिट करती है। अब देखिए, एक विमान से पक्षी टकरा गया आज। किस तरह से, एक इमेज में आपको AI वीडियो दिखा रहा हूं। इस तरह से पक्षी टकराए होंगे संभवतः, और उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब देखिए, एक विमान से अगर पक्षी टकरा जाए, क्योंकि विमान आसमान में उड़ रहा है, पक्षी भी आसमान में उड़ रहे हैं, संभवतः अमूमन अक्सर ऐसा होता होगा कि पक्षी टकराते होंगे। इस स्थिति में क्या होता है, इससे पहले भी आपको याद होगा, एक विमान में पक्षी टकराया थे, उसकी तस्वीर है। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट ने सुबह 8:42 पर उड़ान भरी थी, और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक पक्षी विमान से टकरा गया, जिसके बाद विमान के एक इंजन में कुछ परेशानी देखी गई। फिर पायलट ने विमान की पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। जांच के दौरान रनवे से मरे हुए पक्षी के अवशेष भी मिले। विमान में कुल 169 यात्री सवार थे। विमान से पक्षी के टकराने को बर्ड स्ट्राइक या बर्ड हिट कहते हैं। आखिर पक्षी के टकराने से विमान को खतरा कैसे होता है? अगर 1 किलो 800 ग्राम का पक्षी विमान से टकराता है, तो एक गोली, एक बुलेट की तुलना में 130 गुना ज्यादा फोर्स, बल पैदा होता है। इस फोर्स की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ जाता है, या दूसरी परेशानियां पैदा होती हैं, जिससे विमान की लैंडिंग करानी पड़ती है। सर्वे में पाया गया कि दुनिया में हर दिन 34 बर्ड हिट के मामले सामने आते हैं। 92% बर्ड हिट के मामले बिना किसी नुकसान के होते हैं। पक्षियों के हटाने के लिए कई तरीके भी अपनाए जाते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट पर स्पीकर की मदद ली जाती है। 20 तरह की आवाज निकालकर पक्षियों को भगाते हैं। सूरत एयरपोर्ट पर लेजर गन का सहारा लिया जाता है। लेजर गन से लाइट और साउंड एक साथ निकलता है, जिससे पक्षियों को भगाने में मदद मिलती है। कई एयरपोर्ट पर पक्षियों को मारने के लिए शूटर भी रखे जाते हैं। तो इन तरीकों को आजमाया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं नामीबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दिवसीय दौरे पर हैं, कई अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं। 27 साल बाद नामीबिया में कोई देश का PM पहुंचा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को इससे पहले कल ब्राजील में सर्वोच्च सम्मान मिला था। सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री को ब्राजील का मिला था। अब देखिए, नामीबिया में थे आज, वहां का भी सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को मिला है।
प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के चुनिंदा नेताओं में होंगे जिन्हें 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। देखिए, ब्राजील से नामीबिया पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ वहां। अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कलाकारों के बीच थे। भारतीय मूल के लोगों के दरमियान पीएम मोदी पहुंचे। नामीबिया में बहुत कम भारतीय हैं, लेकिन लगभग बताया जाता है 500-550 भारतीय। उसमें देखिए जरा, पीएम से मिलने के लिए ही लगभग 500 लोग पहुंच गए थे। आइए आपको बताऊं कि आखिर नामीबिया का नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत ऐसा देश है जो सऊदी अरब, अफ्रीका का सऊदी अरब भी कहते हैं इस नामीबिया को। क्यों, ये आपको बताता हूं। नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ पीएम को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के बाद नामीबिया गए। वीपी सिंह और वाजपेयी साहब के बाद तीसरे पीएम हैं, इसलिए राजधानी विंडहोक में जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। नामीबिया तीसरा सबसे घनी आबादी, कम घनी आबादी वाला स्वतंत्र देश है, सबसे कम घनी आबादी। नामीबिया की जनसंख्या 30 लाख है, जिसमें 450 भारतीय हैं सिर्फ। नामीबिया ईसाई देश है, जबकि बोलचाल की भाषा अंग्रेजी है उनकी। लेकिन भारत और नामीबिया की 79 साल पुरानी दोस्ती है। भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया का साथ दिया था। नामीबिया की आजादी के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। अब यह दोस्ती नए मुकाम पर है, जिसे मोदी नई ऊंचाई देना चाहते हैं। अब नामीबिया के पास सबसे ज्यादा समुद्री हीरा है। समुद्र के नीचे 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरा मौजूद है यहां। नामीबिया भारत को कच्चा हीरा डायरेक्ट निर्यात नहीं करता है। यह दौरा नामीबिया से डायरेक्ट हीरा खरीदने की जमीन तैयार करेगा। भारत हीरे की प्रोसेसिंग में वहां 6,600 करोड़ का निवेश रख सकता है। अब नामीबिया के पास यूरेनियम का विशाल खनिज भंडार है। दुनिया का प्रमुख उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मददगार होता है। भारत भी दुनिया का नवा यूरेनियम उत्पादक देश है, लेकिन इससे भारत की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर थे और उनका वहां ग्रैंड वेलकम हुआ। 21 तोपों की सलामी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई। आइए, अब बारी है आज के सूत्र की। जिंदगी में पैसा, शोहरत और कामयाबी बहुत कुछ है, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था मशहूर फिल्मकार और अभिनेता गुरुदत्त ने। 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में जन्मे गुरुदत्त की पहचान ट्रेजेडी किंग की रही। उन्होंने प्यार, पैसा और कामयाबी सब कुछ हासिल की, लेकिन वो जिंदगी भर बेचैन रहे। गुरुदत्त बचपन से ही थोड़े मूडी, थोड़े गुस्सैल और बड़े कला प्रेमी थे। डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर वो जो भी करते उसमें खूब डूब जाते थे। कई बदलाव के बाद भी स्क्रिप्ट या शूटिंग मन मुताबिक नहीं होती तो गुरुदत्त साहब चिड़चिड़े हो जाते थे और चिल्लाने लगते थे। उन्होंने लीक से हटकर सच्चाई और जिंदगी का दर्द दिखाने वाली फिल्में बनाई। जैसा गम और उदासी उन्होंने फिल्मों में दिखाई, वैसा ही उनकी जिंदगी में हो रहा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई थी और फिल्म कागज के फूल फ्लॉप हुई तो वो दिवालिया तक हो गए। गम भुलाने के लिए वो नींद की दवाइयां खाने लगे और बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। 2 बार तो उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। मानसिक बीमारी और दवाओं की ओवरडोज से 39 साल में उनकी मौत हो गई। हुनर और कामयाबी के साथ सेहत को लेकर भी वो एक सीख देकर गए। इंसान को कामयाबी और रिश्ते तो फिर मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए उसे चिंता और तनाव में खत्म ना करें। बहरहाल, ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।